3 थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। डार्विन से पहले लोगों का मत था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को ईश्वर ने बनाया है और हर जीव अपने आप में यूनिक है। प्रत्येक जीव का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है और इस आइडियोलॉजी को टीडियोलॉजी या प्रयोजनवाद कहा जाता है। परंतु ये सारे विचार चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के साथ ही बदल डाले। चार्ल्स डार्विन का जन्म 1809 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता इनको एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, इसीलिए इनको 1827 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा गया। परंतु इनका मन मेडिसिन में जमा नहीं। कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए ही एक बार 1831 में HMS बीगल नाम के एक जहाज में इनको नेचुरलिस्ट के रूप में इनवाइट किया गया, जिनको इन्होंने बहुत खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। यह जहाज दुनिया की कई कॉन्टिनेंट्स का मुआयना करने के लिए भेजा गया था, ताकि वहां पर रिसोर्सेज का पता लगाया जा सके, क्योंकि यह उपनिवेशवाद का समय चल रहा था, यानी कि कोलोनाइजेशन का समय चल रहा था। इस जहाज ने लगभग 5 सालों में कई महाद्वीपों की यात्राएं की। पहले यह जहाज इंग्लैंड से साउथ अमेरिका गया। यहाँ पर डार्विन ने ढेर सारे लाइव सैंपल्स, फोसिल सैंपल्स इंग्लैंड भेजे। यहीं पर इनको थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के सबसे पहले प्रमाण मिले। यहाँ पर मिले मिलोडोन नामक विशालकाय जीव के अवशेष और स्लोथ जानवर में बहुत समानता देखी, जिससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यह केवल कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यहीं से इन्होंने एवोल्यूशन के बारे में सोचना शुरू किया। अपनी यात्रा के क्रम में जब ये गैलापागोस आइलैंड पहुंचे तो इन्होंने देखा कि जिस टापू में घास प्रचुर मात्रा में है, वहां के कछुओं की गर्दन छोटी व ढाल गुंबदाकार है, जबकि जिस आइलैंड में घास कम है, वहां के कछुओं की गर्दन लंबी व ढाल चपटी है। यात्रा के बाद डार्विन इंग्लैंड वापस आ गए और लगभग 20 सालों तक यात्रा के दौरान कलेक्ट किए गए सैंपल्स का अध्ययन करते रहे, जिसके अंत में इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। पर ये यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस कॉमन एंसेस्टर से इतने विभिन्न प्रकार के जीव जंतु कैसे बने। तभी इन्होंने जानवरों के ब्रीडर्स को देखा कि कैसे ये जानवरों की क्रॉस ब्रीडिंग कराकर एनिमल्स की एक नई स्पीसीज बना देते हैं। यहाँ पर ब्रीडर आर्टिफिशियल सिलेक्शन का यूज कर रहे हैं। तो डार्विन ने सोचा कि पृथ्वी के सारे जीव भी इसी प्रकार से उत्पन्न हुए हैं, पर यहाँ पर सिलेक्शन नेचर के द्वारा किया गया है। पर डार्विन को यह समझ नहीं आ रहा था कि नेचर ने किन गुणों के आधार पर चुना है। इसी बीच इनको 18वीं शताब्दी में थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा लिखा गया एक लेख मिला, जिससे इनको कंक्लूजन तक पहुंचने में मदद मिली। माल्थस के अनुसार यूरोप की पॉपुलेशन एक समय पर इतनी बढ़ जाएगी कि यहाँ पर उपलब्ध फूड एंड वाटर रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि द फाइट फॉर सर्वाइवल के कारण युद्ध, अकाल, बीमारियों से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और वही लोग बचेंगे जो इस सिचुएशन में अडेप्ट हो सकते हैं। इस तरह इस लेख से डार्विन ने अपनी थ्योरी को फाइनलाइज किया और बताया कि नेचर में हमेशा जीव जंतु अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते रहते हैं और इसी कारण केवल वही जीव जिंदा रहते हैं जिनमें नई परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने की काबिलियत होती है। जैसे गैलापागोस आइलैंड के जिस टापू में घास ज्यादा थी, वहां पर कछुओं की गर्दन छोटी थी जो घास खाने के लिए उपयुक्त थी, परंतु जिस आइलैंड में घास कम थी, वहां पर केवल वही कछुए बचे जिनकी गर्दन लंबी थी, क्योंकि पेड़ की पत्तियां खाने के लिए लंबी गर्दन की जरूरत थी। इस प्रकार डार्विन ने कहा कि सारे जीव बैक्टीरिया से लेकर व्हेल तक एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हैं, पर प्रकृति ने हमेशा उन्हीं जीवों को नई पीढ़ी के लिए चुना जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सके, जिसे फाइट फॉर सर्वाइवल कहा गया, और इस प्रकार जीवों में विविधता आती गई। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भले ही आज काफ़ी मॉडिफाइड हो चुकी है, परंतु इसने पृथ्वी में पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं को देखने का हमारा नज़रिया बदल दिया। जहाँ पहले यह माना जाता था कि किसी परम सत्ता या गॉड ने मनुष्य को विशेष रूप व उद्देश्य के लिए बनाया है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने यह बताया कि हम पृथ्वी के अन्य जीवों जैसे ही हैं और हम सबके पूर्वज एक ही हैं।